अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एंजाइम स्ट्रक्चर पार्ट 2 करने वाले हैं और ये लेक्चर डायरेक्टली कनेक्टेड है पार्ट 1 के साथ। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोफैक्टर्स। ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, हमने बाइंडिंग साइड देख ली, एक्टिव साइड देख ली, कैटालिटिक साइड देख ली, सबस्ट्रेट के साथ उसकी क्या अफिनिटी वगैरह वगैरह वो सारी चीजें देख ली हैं। अब आगे एक टर्म आती है कोफैक्टर्स की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एंजाइम के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कि कोफैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कोफैक्टर्स जो है ना वो आखिर में भला क्या चीज़ है। अब कुछ एंजाइम्स याद रखना, मतलब ज़रूरी नहीं कि जितने भी एंजाइम्स हैं सबको इस कोफैक्टर की ज़रूरत पड़े, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, खुद को एक्टिव करने के लिए, एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है, एक केमिकल की ज़रूरत होती है, एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। और वो मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, मतलब वो प्रोटीन ना हो, क्योंकि एंजाइम बाकी तो खुद भी प्रोटीन ही है, लेकिन ऐसा कोई केमिकल जो कि नॉन प्रोटीनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। तो कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो एंजाइम के किसको एक्टिविटी को, एंजाइम के काम करने को फैसिलिटेट करे, उसमें हेल्प आउट करे, उसको कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर क्या है कि एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक non-proteinic part of enzyme which facilitates enzymes activity। ठीक है, मतलब एंजाइम, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनको किसी कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर, इसको समझो कि एज अ हेल्पर मॉलिक्यूल है, मदद करने वाला, हेल्प करने वाला है, हेल्पर मॉलिक्यूल इसको तुम बोल सकते हो। अब के इसके लिए जो है ना वो एग्जांपल वही कल वाली कंसीडर करते हैं कि बिलफर्स यही हमारे पास कल एंजाइम था, उसके एक्टिव साइट हमने जो है वो सारी डिस्कस की थी कि एक्टिव साइट कैसे बनती है। अब बिलफर्स यही हमारे पास एक एंजाइम है, लेकिन इस एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना सबस्ट्रेट इसमें अगर वो फिक्स हो जाए, तो उसके बाद उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बिलफर्ज हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये इस एक्टिव साइट में फिट होगा। लेकिन फिट जब होता है तो उसके बाद कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक और मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, एक और नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत पड़ेगी। वो पार्ट हमारे पास कोफैक्टर है। तो जैसे ये एक एंजाइम है, बिलफर्ज इस एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत है। तो अब इस एंजाइम का, हालांकि इसकी एक्टिव साइट भी बन चुकी, सब कुछ है, लेकिन ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है इसकी। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो बिलफर्ज ये जो रबड़ है इसको हम कोफैक्टर समझ लेते हैं। तो जब ये कोफैक्टर इसके ऊपर आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, उस एंजाइम के साथ, तो उस एंजाइम के साथ बाइंडिंग की वजह से अब क्या है कि ये एंजाइम हमारे पास क्या करेगा, ये एंजाइम अब हमारे पास प्रॉपर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा रबड़ हम लाए हैं, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा रबड़ है, ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है जो कि नॉन प्रोटीन इन नेचर होगा, वो हमारे पास कोफैक्टर कहलाएगा। और उस कोफैक्टर की वजह से कि एंजाइम जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है। तो चलो इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं और देखते हैं कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम था। अब ये एंजाइम का एक्टिव साइट सब कुछ प्रॉपर है, बना हुआ है, लेकिन ये अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, जब इसके पास एक कोफैक्टर आता है, बिलफर्ज ये हमारे पास एक कोफैक्टर है। और याद रखना कोफैक्टर जो है ना बड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, तकरीबन 1000 डाल्टन का, इसको समझो, किसका, 1000 डाल्टन, छोटा सा मॉलिक्यूल होगा। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा सा, कोई मेटल आयन भी हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो आगे हम टाइप में देख लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझो।
तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, जब ये छोटा सा मॉलिक्यूल किधर गया, जब ये छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे पास इसी एंजाइम के पास आके इसके साथ बाइंड करता है, तो बाइंड करने के बाद अब ये वाला एंजाइम प्रॉपरली एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपरली एक्टिव हो जाता है। तो ये जो एक्टिव एंजाइम है कि जिसमें ये एंजाइम प्रोटीनिक पार्ट और ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट, या जिसको हम कोफैक्टर बोल रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? कोफैक्टर बोल रहे हैं। जब कोफैक्टर मिलता है प्रोटीनिक पार्ट के साथ, एंजाइम के प्रोटीनिक पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट मिलता है, तो अब ओवरऑल इस एंजाइम को हम बोलेंगे, ये जो सारा है ये हमारे पास एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम क्या है? बेसिकली होलो एंजाइम हमारे पास हाँ ठीक है, मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट की भी है कि नहीं। तो ये जो होलो एंजाइम है, अब मैं क्या कह रहा था कि जब ये कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ मिलता है तो ये एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है, और इस कंप्लीट सेट को एंजाइम प्लस कोफैक्टर इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। और ये क्या होगा? हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होगी। क्या होगी? एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है। जब इस एंजाइम, ये जो होलो एंजाइम है, अगर इससे ये कोफैक्टर डिटैच हो जाए, या ये कोफैक्टर अभी इसको अवेलेबल नहीं है, या ये कोफैक्टर अभी इस एंजाइम के साथ जुड़ा नहीं है, तब इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको? एपो एंजाइम, या इसका एक और नाम है एपोप्रोटीन। क्या है हमारे पास? एपोप्रोटीन। सो एपो एंजाइम ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होगी। क्या होगी? इनएक्टिव फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में चाहे उसके 3D जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हो, एक्टिव साइट भी बनी हो, सब कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसे एंजाइम जिनको अगर कोफैक्टर की जरूरत होती है, तो अगर वो कोफैक्टर उनको अभी तक नहीं मिला, तो वो किस फॉर्म में होंगे? उसको बोलेंगे एपो एंजाइम या फिर एपोप्रोटीन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होगी। और इसी एपो एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर बाइंड करता है, तो अब ये एंजाइम फंक्शनल एंजाइम हो जाता है, ये एंजाइम अभी एक्टिव एंजाइम हो जाता है। अब ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तब इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। ठीक है। तो एंजाइम का जो फंक्शनल, ऐसे एंजाइम जिनको अगर कोफैक्टर की जरूरत पड़े, तो उन एंजाइम की फंक्शनल एक्टिविटी जो है, उन एंजाइम का जो काम है, वो डिपेंड करता है कोफैक्टर पे। अगर कोफैक्टर मिला तो वो अपना काम करेंगे, अगर कोफैक्टर नहीं मिला तो वो अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कभी कभी आता है, व्हाट इज एपो एंजाइम? एपो एंजाइम, एंजाइम वो एंजाइम जिसके साथ अभी कोफैक्टर नहीं जुड़ा, उसको बोलेंगे एपो एंजाइम या फिर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। जबकि उस एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर जुड़ जाए तो वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, और उसको अब तुम लोग कहोगे होलो एंजाइम। क्या बोलोगे? होलो एंजाइम। तो दैट वाज के होलो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या बला है, और इसके बाद हमारे पास कोफैक्टर क्या चीज है, और एंजाइम जो एपोप्रोटीन है वो क्या चीज है। अब इसके साथ एक और चीज याद रखना, कल हमने बात डिस्कस की थी इस तरह के एक एंजाइम बना के कि वो वाला पार्ट जो कि कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है, एंजाइम का वो वाला पार्ट जो कि कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव साइट। क्या कहलाता है? एक्टिव साइट। और वो पार्ट जो कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, एंजाइम का बाकी जो पार्ट है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये बात याद रखना, एलोस्टेरिक साइट। The part of enzyme other than active site is called allosteric site। और ये allosteric site inhibition में काफी इसका रोल आ जाता है, इसलिए अभी से बता रहा हूं। allosteric site कौन सी होगी? The other part of enzyme which is not involved in the active site, that will be called allosteric site। और जो enzyme catalysis में, जो part enzyme का catalysis में involve होता है, जो part substrate को product में convert करता है, उसको बोलते हैं active site। क्या बोलते हैं? active site। तो ये हो गया होलो एंजाइम और एपो एंजाइम वाला सीन। अब ये तो हमने बात की थी, यहीं से दूसरी बात भी साथ डिस्कस कर ले कि ये तो हमने बात की थी कि कुछ एंजाइम जो है उनको ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट रिक्वायर होता है, और अगर उसको ये मिले तो वो एक्टिव, ना मिले तो इनएक्टिव। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या वो नहीं होता? कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो क्या ऐसे एंजाइम
एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, वो भी जो हमारे पास ऐसे एंजाइम जो जिसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती, वो भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स में हो सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, हमारे मैदे के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक सेक्रेटरी ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। अब ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेप्सिनोजन जो है इस वक्त हमारे पास एक्टिव फॉर्म नहीं है, बल्कि इनएक्टिव फॉर्म है, या फिर एपो एंजाइम होगा ये हमारे पास, इनएक्टिव फॉर्म है। अब वो कैसे? अब जिन एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत ही नहीं है वो एक्टिव और इनएक्टिव कैसे हो सकते हैं? एक एग्जांपल पेप्सिन है। पेप्सिन या पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन उसका इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे मैदे के अंदर होता है, वो इसको रिलीज करता है पेप्सिनोजन को। अब इसके लिए सीन क्या है कि बिलफर्ज ये हमारे पास एंजाइम है। क्या है? हमारे पास एक एंजाइम है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम है, दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इसकी ये एक्टिव साइट अगर फ्री होगी, या ये एक्टिव साइट अभी इसके अगर रास्ता खुला हुआ है, तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन क्या है कि इसी पेप्सिन के अंदर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है हमारे पास? इसी पेप्सिन के अंदर ये हमारे पास एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड है, और वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड इस एक्टिव साइट को ब्लॉक किया होता है, या जरूरी नहीं कि एक्टिव साइट को ब्लॉक हो, एलेस्टोरिक पे भी हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो वो जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड है उसी एंजाइम का पार्ट होता है, लेकिन जब तक वो होता है उसकी वजह से ये एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसको क्या, वो किस स्टेट में होगा? वो इनएक्टिव स्टेट में होगा। इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास इसी एंजाइम के अंदर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। क्या होती है हमारे पास? एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड हो तो मतलब प्रोटीन ही है। एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, और उस चेन की वजह से ये एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे ही हमारे पास ये मैदे में रिलीज होता है, तो हमारे मैदे में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड हमारे पास ये HCl। तो ये HCl इसी पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करता है, और बेसिकली होता क्या है कि ये HCl इस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड को डिसॉल्व कर देता है, इसको खत्म कर देता है। तो जब ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारा एक्टिव साइट जो है वो नमूदार हो जाता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है, वो जाहिर हो जाता है। तो वो एक्टिव साइट फिर वो अपना काम शुरू करता है, और जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो जब ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन डिसॉल्व हो जाए, तो उसके बाद ये पेप्सिनोजन एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन, जो कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। क्या हमारे पास एक्टिव फॉर्म है या होलो एंजाइम है? तो पेप्सिन होलो एंजाइम, पेप्सिनोजन एपो एंजाइम। पेप्सिनोजन इनएक्टिव, पेप्सिन एक्टिव। अब ये कैसे एक्टिव इनएक्टिव हो रहा है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनएक्टिव क्यों था? एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, एक एडिशनल चेन थी उस एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से वो एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। HCl आया, उसने वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन खत्म कर दी, डिसॉल्व कर दी। तो अब उसके बाद ये पेप्सिनोजन एक्टिव हो गया, और ये अब हो गया, क्या हो गया हमारे पास? पेप्सिन। इसी तरीके से हमारे पास एक और है ट्रिप्सिनोजन, और वो जब एक्टिव होता है तो ट्रिप्सिन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। हालांकि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स में हो सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे पेप्सिनोजन के मामले में तो ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन है, बाकी और एंजाइम्स के मामले में उसके मुख्तलिफ हमारे पास जरिए हो सकते हैं एक्टिव और इनएक्टिव होने के, लेकिन होते हैं एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स दोनों में होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास के जो एंजाइम जिनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती वो कैसे एक्टिव और इनएक्टिव हो सकते, ठीक है। और जिनको जरूरत होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, तो अगर उनको कोफैक्टर मिल जाए तो वो होलो एंजाइम, ना मिले तो वो एपो एंजाइम, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास मेन आगे बात है कि जो कोफैक्टर्स हैं इनकी टाइप्स कितनी है, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक बन जाता है, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या हमारे पास है? टाइप्स ऑफ
कोफैक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना। अब जो कोफैक्टर्स हैं ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन में ये बात मैंने इसीलिए ऐड कर दी कि हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स को हम ब्रॉड लेवल पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरीज में। है तो नॉन प्रोटीनिक, कितना हमें पता है, लेकिन फिर भी इसकी दो कैटेगरीज होंगी। एक हमारे पास इनऑर्गेनिक, क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स वाला नाम साथ आएगा, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। दो टाइप्स में हो गई, मतलब हम कोफैक्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। अब ये मुझे मतलब इतना तो पता होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फर्क क्या है। तो अब इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं, पहले इनऑर्गेनिक को डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में ज्यादातर हमारे पास मेटल आयंस होती हैं। क्या है हमारे पास? मेटल आयन। जैसे कि मेटल आयंस क्या होते हैं हमारे पास? ज्यादातर हमारे पास होते हैं मेटल आयंस। मेटल आयंस या फिर इसको अगर हम लिख लें तो मेटल आयंस की क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं? आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं? जिंक है। तो ये सारे जो हमारे पास है ये मेटल आयंस है, और ये ज्यादातर जो ट्रेस एलिमेंट्स हमारे खुराक में होने चाहिए। हम कहते हैं कि हमें आयरन चाहिए, हमें हमारे पास जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम वगैरह चाहिए। तो इसमें ज्यादातर हमारे पास वो एज अ कोफैक्टर यूज हो रहे होते हैं। कुछ हमारे पास बाकी फंक्शन में भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो ट्रेस एलिमेंट्स हमारे डाइट्स में होने चाहिए वो हमारे पास ये कोफैक्टर्स। तो इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम हमारे पास क्या है? मेटल आयंस हैं। कौन कौन से? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। उसके बाद जो भी मेटल आयन जो कहीं देखने को या सुनने को मिले तो वो ज्यादातर हो सकते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में। अब फिर भी लेकिन मेटल आयंस है इतना भी पता, लेकिन इसके बाद भी इनऑर्गेनिक को आगे मजीद हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक को कितने में टाइप्स कर सकते कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप्स में। एक टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। क्या बोलते हैं? मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, या फिर इसका एक और नाम है एक्टिवेटर्स। क्या नाम है? एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या हमारे पास एक जो टाइप है वो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम या फिर एक्टिवेटर्स होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं मेटालो, क्या होता है हमारे पास? मेटालो एंजाइम्स। अब मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम और मेटालो एंजाइम में बेसिक एक फर्क है, मतलब ये आयरन, जिंक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अगर लूजली अटैच्ड टू, क्या है? अगर वो लूजली अटैच्ड टू हमारे एंजाइम्स के साथ तो वो हमारे पास मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं। और अगर वो टाइटली अटैच्ड टू, वो किसी कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से अटैच्ड हूं, टाइटली अटैच्ड हूं, सख्ती से उन्होंने क्या किया होता है, अगर उन्होंने एंजाइम को बाइंड किया होता है तो वो हमारे पास मेटालो एंजाइम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेटालो एंजाइम्स। तो इनऑर्गेनिक के बेस पे दो तरीके के हमारे पास हो सकता है। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम जिसका बुक में मेंशन किया गया है, जिसको एक्टिवेटर्स बोलते हैं। तो ये मेटल्स एक्टिवेटेड एंजाइम जो है, जब इस एंजाइम को वो मेटल मिलता है तो उसके बाद ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इसके एक एग्जांपल है, आगे चैप्टर 4 में इंशाल्लाह हम देख लेंगे, बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि हमारे पास ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज वो एक एंजाइम के जरिए ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। किस में? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा वाला एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज। तो अब ये हेक्सोकाइनेज जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक इसको एक मेटल आयन होता है मैग्नीशियम, जब तक इसको मैग्नीशियम ना मिले। तो यहां पे ये मैग्नीशियम एज अ एक्टिवेटर यूज होगा, हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा और उसके एक्टिवेशन के बाद ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैग्नीशियम क्या है? एज अ इनऑर्गेनिक फैक्टर है, और वो भी कौन सा वाला? एक्टिवेटर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई कि
इनऑर्गेनिक जो हमारे पास ये मेटल आयंस जो है वो कैसे एज अ कोफैक्टर यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगले जो टाइप्स पे अगर चाहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, वो ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हमारे पास दोबारा से दो टाइप्स के होंगे, इनको मैं मिटा रहा हूं यहां पे। अब ऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो ऑर्गेनिक को अगर हम दो में डिवाइड करें तो एक हमारे पास होता है कोएंजाइम, क्या होता है? कोएंजाइम। और दूसरा हमारे पास होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है हमारे पास? प्रोस्थेटिक ग्रुप। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स बेसिकली दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को दो में हमने डिवाइड किया, ऑर्गेनिक को भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास कोएंजाइम है, दूसरे हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब ये दोनों ऑर्गेनिक है, लेकिन दोनों में बेसिक जो फर्क है वो ये है कि कोएंजाइम हमारे पास एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है। क्या होता है? लूजली अटैच्ड होता है, मतलब ये चीज डिटैच हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्टिवेटर थे वो भी डिटैच हो सकते हैं एंजाइम से, ठीक है, एंजाइम से अलग हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कोएंजाइम है ये भी लूजली अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली अटैच्ड होते हैं। तो लूजली अटैचमेंट की वजह से ये जो कोफैक्टर्स हैं वो अपना काम परफॉर्म करने के बाद जब एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे तो ये कोएंजाइम उससे डिटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटैचेबल है। ये क्या हमारे पास? डिटैचेबल। ये डिटैच हो सकते हैं, एंजाइम से अलग हो सकते हैं। और ये जो कोएंजाइम है बेसिकली हमारे पास ज्यादातर जो कोएंजाइम है वो डिराइव कहां से होते हैं? मतलब वो ज्यादातर विटामिन से डिराइव होते हैं। जितने भी विटामिन हैं उनसे ज्यादातर हमारे पास कोएंजाइम आ रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? एटीपी है, NAD+ है, FAD है। तो ये सारे हमारे पास बेसिकली विटामिन हैं। और इन विटामिन से हमारे पास ये NAD और FAD ये विटामिन है, ये न्यूक्लियोटाइड में हो जाता है। लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि एज अ कोएंजाइम ये वाली चीजें एक्ट कर सकती हैं जो ज्यादातर विटामिन से डेरिवेटेड है, मतलब विटामिन से ही उनका सोर्स मिलता है, विटामिन से ही किसी तरीके से वो डिराइव होती है। तो NAD+, FAD+, ATP ये तीनों नाम देख लो, अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है? कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो कि लूजली अटैच्ड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। क्या होते हैं? लूजली अटैच्ड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। और जब ये एंजाइम अपना काम परफॉर्म कर ले तो ये कोफैक्टर डिटैच हो सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल। क्या है हमारे पास? इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। किस में है? एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और साथ में NADH2 बनता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये खुद ब खुद नहीं होता, इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किस एंजाइम की? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन सिर्फ इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नहीं, इसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए एक कोएंजाइम की जरूरत होती है, NAD+। किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? NAD+। तो NAD+ और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मिलके इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइलडिहाइड में और साथ में NADH2 बन जाता है। तो ये भी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में एक एंजाइम इन्वॉल्व है, लेकिन साथ में उसका एक कोएंजाइम भी इन्वॉल्व है। क्या हमारे पास साथ इन्वॉल्व है? कोएंजाइम। तो ये तो हो गया हमारे पास कोएंजाइम। दूसरा ग्रुप हमारे पास बचता है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है हमारे पास? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, लेकिन फर्क क्या है कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में? फर्क ये है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोवेलेंट इंटरेक्शंस के जरिए जुड़ा होता है, मतलब टाइटली अटैच्ड टू एंजाइम। क्या होता है हमारे पास? टाइटली अटैच्ड, मतलब ये कोवेलेंट इंटरेक्शंस के जरिए एंजाइम के साथ पक्का पक्का जुड़ा होता है। ये नहीं है कि एंजाइम ने अपना काम परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद ये अलहदा हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक जो है फैक्टर ये अलहदा नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा एंजाइम के साथ रहेगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फिर हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ? एंजाइम के साथ।
और ये एक ही सूरत में एंजाइम से अलग हो सकता है। अगर हम एंजाइम को डिनेचर कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो उस डिनेचरेशन के बाद हो सकता है कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग हो जाए, नहीं तो वैसे ये अलग नहीं होता, ये टाइटली बाउंड होता है। क्या होता है हमारे पास? टाइटली बाउंड। और टाइटली बाउंड की वजह से दूसरा क्या फिनोमिना निकलेगा कि ये डिटैचेबल भी नहीं है, ये डिटैच नहीं हो सकता, ये अलग नहीं हो सकता अपने एंजाइम के साथ। इसकी एग्जांपल भी याद कर लो। एक हमारे पास आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग होती है, मतलब एक ऑर्गेनिक है, उसके बीच में आयरन होता है लेकिन बाकी पोरफायरिन रिंग है। तो वो जो पोरफायरिन रिंग है, वो जो 4 नाइट्रोजन वाली रिंग है, उस समय बेसिकली वो जो ग्रुप है वो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिकली जो है ना वो अटैच हुआ होता है, टाइटली अटैच होता है, वो उसको लूज नहीं करता। और इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर्स की और भी कई एग्जांपल हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना समझ आ जाए कि कोफैक्टर्स हैं क्या और कोफैक्टर्स की क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इजी सा सीन था कि टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स हमारे पास 2 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर हमारे पास मेटल आयंस आते हैं, जिसको हम मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक मेटालो एंजाइम जो कि टाइटली अटैच होते हैं, मेटल्स इनऑर्गेनिक, ठीक है, मेटल्स टाइटली अटैच्ड होते हैं तो वो मेटालो एंजाइम्स है। और अगर मेटल लूजली अटैच्ड हो तो वो हमारे पास एक्टिवेटर्स हो जाते हैं, या एंजाइम मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है उसको फिर से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो कि लूजली अटैच हों, किसके साथ? एंजाइम के साथ। कौन से वाले? एपो एंजाइम के साथ, तो वो हमारे पास कोएंजाइम कहलाएगा। और अगर वो टाइटली अटैच्ड हो तो वो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि कोफैक्टर्स क्या है और एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, उसके बाद कोफैक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं, और मेन इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं होती तो वो कैसे एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये चीजें जो बुक में थी तकरीबन हमने डिस्कस कर ली। होप सो कि आपको काफी सारी बातों का पता चल गया होगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।